आ रहा है बात? Equation of state, equation which gives relation between pressure, volume and temperature at fixed amount of gas. तो यहाँ पे हम लोग प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन देखेंगे और अमाउंट ऑफ गैस को फिक्स रखेंगे। तो इसमें जो इक्वेशन होता है पीवी एंड टी का जो रेशियो होता है दैट इज कांस्टेंट। पीवी बाई टी इज कांस्टेंट। मतलब साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर एंड डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम पे हम लोग क्या किया, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का रेशियो लिया, पीवी अपॉन टी का रेशियो लिया। तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पे जो रेशियो आ रहा था वो कांस्टेंट आ रहा था। तो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो बेसिकली ये आपका 3 पैरामीटर्स के बीच रिलेशन बता रहा है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। और यहाँ पे कंडीशन क्या है, number of moles is constant. So if number of moles is constant, PV by T, ratio of PV and T will remain constant. So for two different condition क्या बोल सकते हैं हम लोग, for two different condition we can write P1 V1 upon T1 will be equal to P2 V2 upon T2. क्लियर है? जैसे हमने लास्ट क्लास में बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ में भी इस तरह से देखा था। 1 क्या है आपका इनिशियल कंडीशन है, 2 क्या है आपका फाइनल कंडीशन है। 1 is initial condition and 2 is final condition. Okay, so ratio of PV and T will be constant. अब हम लोग इस पे एक न्यूमेरिकल करने वाले। राइट वन क्वेश्चन। पहले आप इस इक्वेशन को कॉपी कीजिए, कॉपी दिस इक्वेशन ऑल ऑफ यू। Done, sir. Okay, now write one question. Volume of a gas at 127 degrees Celsius and 570 millimeter of Hg, 570 millimeter of Hg is 20 liter. Calculate volume of same amount of gas, at 227 degrees Celsius and 1140 torr. Volume of a gas at 127 degrees Celsius and 570 millimeter of Hg pressure is 20 liter. Calculate volume of same amount of gas at 227 degrees Celsius and 1140 torr. सॉल्व कीजिए। क्या आंसर आ रहा है? दो मिनट।
10 liter is not correct. Try again. What is the relation between millimeter of Hg and torr? Last class में बताया था. 1 mm of Hg is how much torr? 1 torr. बताइए, लास्ट क्लास में बताया था ना रिलेशन. 1 mm of Hg and 1 torr, ये सेम ही होता है आपका. 1 mm of Hg is 1 torr. तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे. नो नीड टू चेंज. बट द टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन. क्या आपने टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में रखा है क्या? टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन. लास्ट क्लास में बताया था ना, टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन. चेंज द टेम्परेचर. नहीं, आपका कंप्लीट नहीं है. ठीक है, 12 लीटर करेक्ट आंसर नहीं आएगा. So P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2 because number of moles of gas, same amount of gas यहाँ पे बोला है. Same amount of gas, that means N is constant. Same amount of gas का मतलब क्या हो गया? N constant है. So N constant है तो P V and T में क्या रिलेशन आएगा? P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. So initial condition में आपका initial pressure क्या है आपका? Initial pressure is 570 into initial volume is 20 liter and initial temperature in Kelvin will be 273 add कर देंगे, so it will be 400, right? Next P2 is volume हमें calculate करना है. P2 कितना हो गया आपका? Calculate this volume of same amount of gas at 1140. P2 is 1140 into volume we had to calculate, and T2 is 500. Okay, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, you'll get 12.5 liter. 12.5 liter is the correct answer. Is it clear to all of you? बताइए. तो आपको टेम्परेचर केल्विन में चेंज करना है. तो आपने टेम्परेचर केल्विन में चेंज किया था? टेम्परेचर केल्विन में चेंज करना है. इसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या? no sir. No, sir. Okay, so 12.5 will be the correct answer. Next topic is ideal gas equation, IGE. तो आपने आइडियल गैस इक्वेशन इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में देखा होगा. अब ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है, ये अभी हमने कितने गैस लॉज देखे? 5 गैस लॉ देखे. बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, इक्वेशन ऑफ स्टेट. इन सभी का कॉम्बिनेशन है. इन सभी का कॉम्बिनेशन आइडियल गैस इक्वेशन. इन सभी गैस लॉज को कंबाइन करके आइडियल गैस इक्वेशन बनाया गया. ठीक है, जैसा हमने P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम देखा था. इफ नंबर ऑफ मोल्स इज कांस्टेंट एंड प्रेशर इज कांस्टेंट. बॉयल्स लॉ में ऐसा देखा था. तो क्या ये PV इक्वल टू एनआरटी को सेटिस्फाई कर रहा है? PV इक्वल टू एनआरटी को सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा. तो बेसिकली पहले गैस लॉज आए थे, उनके बाद आपका आइडियल गैस इक्वेशन आया था. बट हमने आइडियल गैस इक्वेशन पहले पढ़ लिया, उसका डेरिवेशन यहाँ पे हम लोग देखेंगे. तो इसमें अगर हमने आइडियल गैस इक्वेशन में T को कांस्टेंट कर दिया है, नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट कर दिया है एंड T को कांस्टेंट कर दिया है, तो आपका क्या हो जाएगा? PV, R तो आपका कांस्टेंट ही होता है, तो P इंटू V क्या हो जाएगा आपका? कांस्टेंट. और P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V. दैट मीन्स जो आपका आइडियल गैस इक्वेशन है, बॉयल्स लॉ ये आपका जस्टिफाई कर रहा है आइडियल गैस इक्वेशन को. बात समझ में आ रहा है? सो नेक्स्ट विल सी आइडियल गैस इक्वेशन आपका किस तरह से डिराइव हुआ. तो मैंने क्या बताया आपको कि PV और T का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है. तो हम लोग 1 मोल के लिए निकालेंगे PV और T का रेशियो. तो फॉर 1 मोल ऑफ गैस एक्सपेरिमेंटली
for 1 mole of gas experimentally the ratio of PV and T is equal to R। मतलब साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, पीवी और टी का जो रेशियो है वो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के लिए निकाला। प्रेशर को चेंज किया, वॉल्यूम को चेंज किया, टेम्परेचर को चेंज किया। 1 मोल ऑफ गैस के लिए डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए निकाला, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पे निकाला, बट द रेशियो वाज कांस्टेंट। तो उन्होंने क्या मान लिया, अगर कोई रेशियो कांस्टेंट है तो उन्होंने इसको मान लिया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। दिस रेशियो इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, अगर आप किसी भी कंट्री का कोई भी गैस ले, आप N2 ले, O2 ले, CO2 ले, इंडिया में ले या फिर यूएस में ले, यूके में ले, कहीं भी ले, तो जो वैल्यू आ रही थी P और V और T का जो रेशियो है वो कांस्टेंट ही आ रहा था। तो उन्होंने क्या मान लिया, इस कांस्टेंट को R मान लिया। ठीक है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, बिकॉज आप किसी भी कंडीशन पे ये रेशियो निकालेंगे तो कांस्टेंट ही आएगा। कांस्टेंट आ रहा था तो साइंटिस्ट लोगों ने इसको R बोल दिया। बात समझ में आ रहा है क्या? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? So for 1 mole of gas, we can write for 1 mole of gas, value of PV and T at different conditions, different conditions means different values of pressure, volume and temperature is always constant and equal to R, is always constant and equal to R. Okay, so different conditions पे different pressure and pressure, volume and temperature को vary किया, but the ratio was always constant. So they said the रेशियो को उन्होंने R बोल दिया, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोल दिया। तो 1 मोल के लिए आप क्या लिखेंगे, PV इज इक्वल टू RT लिख सकते हैं। कैन यू राइट दिस? PV इज इक्वल टू RT लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर 1 मोल। तो N मोल के लिए क्या हो जाएगा रिलेशन आपका, PV बाई T का जो रिलेशन होगा N मोल्स के लिए वो क्या हो जाएगा आपका, NR हो जाएगा फॉर N मोल्स। तो यहां से रिलेशन क्या आएगा, PV is equal to nRT। क्लियर? PV is equal to nRT for N मोल। 1 मोल के लिए हो जाएगा PV is equal to R into T। This is ideal gas equation for N मोल। तो इस आइडियल गैस इक्वेशन में आपके बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, इक्वेशन ऑफ स्टेट सभी फिट होते हैं, क्योंकि पहले आपके जो गैस लॉज थे वो गैस लॉज आए और उन सबको कंबाइन करके ये आइडियल गैस इक्वेशन बनाया गया है। बात समझ में आ रहा है? उन सभी को कंबाइन किया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए आप बॉयल्स लॉ को क्या है सेटिस्फाई कर रहा है, अगर यहाँ पे N और T को कांस्टेंट कर देंगे तो PV कांस्टेंट हो जाएगा, यही तो था बॉयल्स लॉ। बात समझ में आ रहा है? और चार्ल्स लॉ क्या था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T इफ P इज कांस्टेंट, NR आपका ऑलरेडी कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट कर दिया, P कांस्टेंट कर दिया, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा क्या? तो क्या ये इक्वेशन बॉयल्स लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल। चार्ल्स लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल। एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? बिल्कुल। इक्वेशन ऑफ स्टेट को सेटिस्फाई कर रहा है? यस। बात समझ में आ रहा है क्या? Yes, नाउ वी विल सी significance of R। So R का एक्चुअल मीनिंग क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो R इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से, PV अपॉन N इंटू T लिख सकते हैं, बताइए। तो SI यूनिट क्या होगा, अगर हम SI यूनिट देखें तो R का SI यूनिट क्या होगा, R का SI यूनिट क्या हो जाएगा, प्रेशर का SI यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, SI यूनिट में रख रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू केल्विन, टेम्परेचर इज केल्विन। तो हम लोग R की SI यूनिट निकाल रहे हैं, SI यूनिट ऑफ R, और वहां से हम लोग देखेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ R।
तो ये आपका क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाई मोल इंटू केल्विन। मोल केल्विन, ये आर का आपका यूनिट हो जाएगा, केल्विन को आप के भी लिख सकते हैं, राइट। सो व्हाट डज इट मीन, न्यूटन मीटर आपका वर्क डन का यूनिट होता है, राइट। न्यूटन मीटर आपका किसका यूनिट होता है, वर्क डन का होता है ना, वर्क डन अपॉन मोल इंटू केल्विन। क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, यूनिट ऑफ आर, आर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन मोल इंटू केल्विन। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क होता है। तो न्यूटन मीटर क्या है, फोर्स का यूनिट न्यूटन हो गया, मीटर आपका डिस्प्लेसमेंट का हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट न्यूटन मीटर वर्क डन अपॉन मोल केल्विन। सो व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ आर, सिग्निफिकेंस ऑफ आर क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय 1 मोल ऑफ गैस, work done by 1 mole of gas to increase the temperature by 1 Kelvin. Work done by 1 mole of gas to increase the temperature by 1 Kelvin. इसका मतलब क्या है कि किसी भी गैस का 1 मोल गैस को 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करने के लिए जो वर्क करना पड़ता है उसी को बोलते हैं आर। सी द यूनिट ऑफ आर, 1 मोल गैस को 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करने के लिए जो वर्क हमें करना पड़ेगा उसी को बोलते हैं आर। क्या ये बात समझ में आ रहा है, 1 मोल गैस को 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करने के लिए जो हमें वर्क करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड आर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। दिस इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ आर। बताइए समझ में आ रहा है, क्या ये बात क्लियर है? यस सर। अब देखिए इसको हम लोग एग्जांपल से देखते हैं। सपोज मान लीजिए एक पिस्टन फिटेड सिलेंडर लेते हैं, ये आपका एक सिलेंडर है, इसके अंदर हम लोग गैस लेते हैं और इसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ है, और ये पिस्टन ऐसा है, मूवेबल पिस्टन है। मूवेबल पिस्टन का मतलब क्या है कि आप इसमें वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं, दिस इज मूवेबल पिस्टन। और इसके अंदर आपके क्या है, गैस पार्टिकल्स है। सपोज हमने 1 मोल गैस लिया है, ओके, और इनिशियली जो गैस था वो 100 केल्विन पे था, इनिशियली जो गैस था वो 100 केल्विन पे था। अब इस गैस को हमें क्या करना है, टेम्परेचर को इंक्रीज करना है। टेम्परेचर को इंक्रीज करना है, गैस का अमाउंट सेम है, 1 मोल गैस है, वी हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर। देन व्हाट ही हैव टू डू, वी हैव टू इंक्रीज टेम्परेचर 100 से 101 केल्विन करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पे वर्क करना पड़ेगा, इसको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है, एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, और एनर्जी सप्लाई करने का आपका तरीका होता है वर्क करना। इस पे आपको वर्क करना पड़ेगा। वर्क करना मतलब पिस्टन को कंप्रेस करना पड़ेगा। थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूं कि अगर किसी गैस का टेम्परेचर आपको इंक्रीज करना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको पिस्टन को कंप्रेस करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम लोग पिस्टन कंप्रेस करेंगे तो गैस क्या होगा, एक स्मॉल एरिया में कन्फाइंड हो जाएगा। तो पहले जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे वॉल्यूम ज्यादा था तो रिलैक्स थे तो टेम्परेचर कम था, 100 था। जब हम लोग पिस्टन को कंप्रेस करेंगे ऊपर, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको पिस्टन को कंप्रेस कर रहे हैं। पिस्टन कंप्रेस करने का मतलब हम लोग इसको एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। एनर्जी सप्लाई करेंगे तो सपोज एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने सप्लाई कर दिया वर्क करके, वर्क के द्वारा हम लोग एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, एक्स अमाउंट ऑफ एक्स जूल ऑफ एनर्जी सप्लाइड। तो जब हम लोग एक्स जूल ऑफ एनर्जी सप्लाई करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल जो आपका एनर्जी हमने सप्लाई किया है वर्क करके, उसको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे और अपनी एनर्जी को क्या कर लेंगे, इंक्रीज कर लेंगे। और एनर्जी इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटरनल टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो मतलब ये है कि अगर हमें 1 मोल गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करना है 1 केल्विन, तो हमें इस पे वर्क करना पड़ेगा, हमें इसको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। एनर्जी सप्लाई करेंगे तो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके गैस मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी को इंक्रीज कर लेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा।
सो व्हाट इज आर? 1 मोल गैस को 1 केल्विन टेम्परेचर, 1 मोल गैस को 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करने के लिए जो हमें वर्क करना पड़ता है, उसी वर्क को बोलते हैं आर। सपोज हमें 10 जूल का वर्क करना पड़ा, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए? एक्स जूल हो जाएगी। अगर हमें वाई जूल की एनर्जी सप्लाई करना पड़ा तो इसमें आर की वैल्यू वाई हो जाएगी, बट आर की वैल्यू तो कांस्टेंट ही होती है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी होगी बताइए? 8.314 जूल होगी। क्लियर? तो 1 मोल गैस को 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करने के लिए कितना एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा आपको? आर की वैल्यू पढ़ा है या नहीं आपने इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में? नहीं पढ़ाया गया आपको? आर की वैल्यू क्या होती है बताइए? जूल्स में आर की वैल्यू क्या होती है? 1/12। नहीं, जूल्स में 1/12 तो एटीएम होता है। 8.314 किलो जूल। हाँ, 8.314 किलो जूल। तो इसका मतलब क्या है? सी द सिग्निफिकेंस ऑफ आर। सिग्निफिकेंस ऑफ आर का मतलब ये है कि अगर सपोज आपने 1 मोल गैस लिया है और इस 1 मोल गैस को 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करना है, तो कितना एनर्जी आपको सप्लाई करना पड़ेगा? कितना एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा आपको? 8.314 जूल एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। मतलब अगर हम इसमें 8.314 जूल की एनर्जी सप्लाई कर दें तो 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन राइज हो जाएगा। 1 केल्विन राइज हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कभी नहीं समझ में आएगा। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस और नो? लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था? अगर समझ में आए तो यस बोलना है, एस लिखेंगे तभी मुझे समझ में आएगा ना। ठीक है? हाँ। तो इसका मतलब क्या है कि देखो, जब भी हम लोग किसी गैस को एक्सपेंड करते हैं, जब भी आपका एक्सपेंशन ऑफ गैस होता है, एक्सपेंशन ऑफ गैस होता है, तो टेम्परेचर क्या होगा बताइए? अगर गैस एक्सपेंड कर रहा है, इसका मतलब गैस को लार्ज वॉल्यूम मिल रहा है, वॉल्यूम पहले से ज्यादा मिल रहा है, तो गैस के मॉलिक्यूल रिलैक्स हो जाते हैं और टेम्परेचर क्या होता है? कम हो जाता है। तो एक्सपेंशन ऑफ गैस में क्या होता है? कूलिंग होता है। और एक्सपेंशन ऑफ गैस को बोलते हैं वर्क डन बाय द गैस। वर्क डन बाय द गैस मतलब गैस वर्क करेगा, गैस वर्क करेगा और पिस्टन को ऊपर ले जाएगा, तो इसको बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ गैस। ओके? एंड अगर गैस कंप्रेस कर रहे हैं हम लोग पिस्टन को, कंप्रेशन ऑफ गैस करते हैं, तो बताइए टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज। अभी बताया ना, कंप्रेस करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। कंप्रेस करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और कंप्रेस करने को बोलते हैं वर्क डन ऑन द गैस। दिस इज कॉल्ड वर्क डन ऑन द गैस बिकॉज वी आर सप्लाइंग द amount of energy, we are supplying energy to the gas, work done on the gas. So जब भी गैस एक्सपेंड करता है तो उसको बोलते हैं वर्क डन बाय द गैस, क्योंकि गैस वर्क कर रहा है। किस पे वर्क कर रहा है? पिस्टन पे वर्क कर रहा है। और जब भी हम लोग गैस को कंप्रेस करते हैं तो उसको बोलते हैं वर्क डन ऑन द गैस। ठीक है? तो आप इसको कॉपी कीजिए, पहले इस फॉर्मूले को कॉपी कीजिए, फिर हम लोग इस फॉर्मूले पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। So all of you copy this. Significance of R. सर जो आर का 1/12 वैल्यू रहता है वो किसमें रहता है? वो आपका होता है एटीएम, एटीएम जूल, एटीएम पर केल्विन पर मोल होता है वो एटीएम में होता है। मतलब अगर आपने प्रेशर एटीएम में रखा है तो आपका आएगा 1/12 आएगा, 0.08 आएगा। क्या यहाँ पे प्रेशर एटीएम में रखा है? क्या इधर प्रेशर एटीएम में रखा है? प्रेशर का यूनिट क्या लिया यहाँ पे? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब पास्कल यूनिट लिया ना, एसआई यूनिट लिया है। प्रेशर का जो यूनिट होता है एसआई यूनिट होता है, एटीएम नहीं होता है बेटा। प्रेशर का एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे एसआई यूनिट लिया है, तो एसआई यूनिट लेंगे तो एसआई में आएगा। ठीक है? एसआई यूनिट लेंगे तो 8.314 जूल आएगा। फिर अगर आपने प्रेशर एटीएम में रखा है तो फिर 0.08 आएगा। कॉपी कर लिया क्या? Okay, now write one question.
calculate the work done in raising the temperature of 2 mole of gas. सर वो एक्सपांशन का लिखना है, हाँ, वो एक्सपांशन ऑफ गैस जो थोड़ा सा दिख नहीं रहा ना वो लिखना है। 2 mole of neon gas from 20 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. The options are 4 calorie, 8 calorie, 40 calorie, D is 80 calorie. Solve this question. बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर बताइए। क्या 166 इसमें से कोई ऑप्शन दिख रहा है? Calculate the work done in increasing the temperature of 2 mole of neon gas from 20 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. टू स्टूडेंट्स का ही आंसर आया है। अगर आंसर आया है तो चैट में लिख सकते हैं, चैट में लिखना है आपको आंसर। इफ यू हैव सॉल्व द क्वेश्चन यू हैव टू राइट आंसर इन चैट बॉक्स। देखिए यहां पे डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है? डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है? 10 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा कैपिटल टी कितना होगा? लास्ट क्लास में बताया था मैंने, चेंज इन टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल विल बी सेम। ओके, सो डेल्टा कैपिटल टी विल ऑल्सो बी 10 केल्विन। ओके, नाउ सी आर की वैल्यू आपने पढ़ा होगा 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होती है। तो यहां पे जो आपको आंसर्स मिल रहा है ऑप्शंस में आपको जूल में नहीं दिया, कैलोरी में दिया हुआ है। दिस इज कैलोरी। एंड कैलोरी और जूल में क्या रिलेशन होता है? 1 कैलोरी इज 4.18 जूल। क्लियर? तो 8.314 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 कैलोरी लिख सकते हैं। दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 2 कैलोरी। ओके, क्लियर? तो आर की वैल्यू क्या हो गई? 2 कैलोरी हो गई। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। इसका मतलब क्या है? फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा इसका? फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका?
कि अगर आपको 1 मोल गैस को 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करना है तो कितना एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा आपको? हाउ मच एनर्जी यू हैव टू सप्लाई? हाउ मच एनर्जी यू हैव टू सप्लाई? 2 कैलोरी। अगर आपको 1 मोल गैस का 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करना है, 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करना है तो आपको 2 कैलोरी की एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। एनर्जी सप्लाई करेंगे तभी आपका क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा गैस का। तो यहां पे आपको क्या बोला है? 2 मोल ऑफ नियॉन गैस है। सो 1 मोल गैस के लिए 2 कैलोरी की एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। तो 2 मोल गैस के लिए कितना हो जाएगा बताइए? कितने कैलोरी की एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी? 4 कैलोरी की। 1 मोल गैस को 1 केल्विन राइज करने के लिए 2 कैलोरी एनर्जी सप्लाई करना पड़ रहा है। 2 मोल गैस को 1 केल्विन राइज करने के लिए 4 कैलोरी एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 मोल गैस को एक्चुअल में हमें कितने केल्विन टेम्परेचर राइज करना है? 10 केल्विन। 2 मोल गैस को 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करने के लिए 4 कैलोरी की एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। सो 10 केल्विन राइज करने के लिए कितनी कैलोरी सप्लाई करनी पड़ेगी? कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी आपको? 40 कैलोरीज। 40 कैलोरी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। बताइए, समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को? कॉपी कर लीजिए। सर हम्म। कल आपका ही डाउट क्लास है ना? डाउट क्लास नहीं है, कल बोर्ड का लेक्चर। बोर्ड का। हाँ हाँ, कल का लेक्चर मंडे को शिफ्ट हुआ है, ठीक है? ओके। वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है? कल सेमिनार है तो मंडे को है। कॉपी कर लीजिए। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। कॉपी कर लिया? शुड आई कंटिन्यू? 2 मिनट सर। नेक्स्ट वी विल सी हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ आर। जैसे आपको ये बताया गया कि आर की वैल्यू क्या है, मेमोराइज किया आपने, 8.314 होती है, ठीक है, एसआई यूनिट। तो आर की वैल्यू हम लोग डिराइव करेंगे यहाँ पे। वहां पे हमने डिराइव नहीं किया था इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, यहाँ पे हम लोग फुल डेरिवेशन देखेंगे कि आर की वैल्यू कैसे आती है और उसको समझेंगे भी, ठीक है? तो इससे पहले हम लोग एक नोट लिखेंगे, आर इज अ यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। R is a universal gas constant, so its value calculated for any condition of pressure and temperature will give a constant value, isn't it? Will give a constant वैल्यू। तो आर की जो वैल्यू होती है बेसिकली आप किसी भी प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम पे कैलकुलेट करें, एंड प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम को चेंज करेंगे, फिर भी जो पीवी और टी का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट ही रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 1 मोल गैस के लिए। सिंप्लिसिटी लेंगे हम लोग, सिंप्लिसिटी के लिए 1 मोल गैस को एसटीपी पे कैलकुलेट करते हैं फॉर सिंप्लिसिटी। तो आर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं?
वैसे तो आप कोई भी मोल ले लीजिए, कोई भी प्रेशर ले लीजिए, कोई भी वॉल्यूम ले लीजिए, कोई भी टेम्परेचर ले लीजिए, आप आर की वैल्यू सेम आनी है, बट फॉर सिंप्लिसिटी विल कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आर एट एचटीपी फॉर 1 मोल ऑफ गैस. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? So for simplicity, its value is always calculated. Its value is always calculated at HTP for 1 mole of gas. So we will see how to find value of R. अब R की डिफरेंट वैल्यू क्या होती है? जैसे आपने देखा होगा R इज इक्वल टू क्या होता है? 8.314 जूल होता है. एटीएम में निकालेंगे, एटीएम पर मोल पर केल्विन में, तो वहां पे 0.08 आता है. तो वाई आर है डिफरेंट वैल्यू? बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में आपके क्या होंगे? डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएंगे ना. तो आपका यूनिट चेंज होगा. प्रेशर, अगर आपने प्रेशर एटीएम में रखा है तो वहां पे 0.08 आएगा. अगर आपने प्रेशर पास्कल में रखा है तो वहां पे आर की वैल्यू 8.314 आएगी. तो ये डिपेंड करता है आपने कौन से यूनिट में प्रेशर की वैल्यू रखी है, प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू रखी है. सो विल राइट due to different values of pressure and volume in different system SI or CGS R have different values. R has different values and different units. तो ये डिपेंड करेगा आपने प्रेशर और वॉल्यूम को कौन से यूनिट में रखा है, वेदर यू हैव टेकन इन सीजीएस और एसआई. तो आर की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे कंसीडरिंग एन टू बी 1 एंड एट एचटीपी भी कैलकुलेट करेंगे. वैसे तो आप कैसे भी कैलकुलेट कर लीजिए, आर की वैल्यू सेम आने वाला, बट फॉर सिंप्लिसिटी वी आर कैलकुलेटिंग फॉर 1 मोल एट एचटीपी. तो आर का हमने फॉर्मूला क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले? आर इज इक्वल टू क्या होता है? पीवी अपॉन टी. सी हियर, आर इज इक्वल टू पीवी अपॉन n into t. R is equal to PV upon n into t. ओके, तो यूनिट क्या हो जाएगा आपका? सपोज आपने प्रेशर को एटीएम में लिया है, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका? एचटीपी पे प्रेशर कितना होता है बताइए? पी कितना लेते हैं? 1 atm. टेम्परेचर कितना लेते हैं एचटीपी पे? 273 केल्विन. एंड मोलर वॉल्यूम कितना होता है एचटीपी पे? 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है एचटीपी पे? 22.4 लीटर. 22.4 लीटर. नाउ पुट दीज वैल्यूज हियर. सो प्रेशर की वैल्यू रख दिया हमने 1 atm, टेम्परेचर रख दिया हमने 273 केल्विन. ओके, 1 atm 273 केल्विन. नंबर ऑफ मोल्स हमने 1 लिया है. टेम्परेचर सर टेम्परेचर नीचे आएगा ना? वॉल्यूम आपका 22.4 लीटर है. टेम्परेचर इज 273 केल्विन. तो इसको सॉल्व करके बताइए कितना आएगा? सॉल्व दिस. 22.4 को जब 273 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 0.0821. और यूनिट क्या हो जाएगा आर का? आर का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है आपको? लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन. यू हैव टू मेमोराइज दिस यूनिट ऑल्सो. कभी कभी यूनिट भी पूछता है आपका आर का. तो क्या ये बात सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया कि आर की वैल्यू 0.08 कैसे आई? क्या ये बात समझ में आ गया सभी स्टूडेंट को? यस और नो? तो आर की फर्स्ट यूनिट आ गई 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल. ओके, एंड न्यूमेरिकल के लिए फॉर सिंप्लिसिटी न्यूमेरिकल पर्पस वी कैन राइट 0.08 फॉर 1/12. 1 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 0.08 आएगा. तो न्यूमेरिकल में हम लोग 1/12 या 0.08 रखेंगे. नो नीड टू राइट अप टू 4 डिजिट्स बिकॉज आपका टाइम कंज्यूम होगा काफी. तो आर की यूनिट आर इज इक्वल टू है पीवी अपॉन एन टी, बिकॉज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी था.
तो यहां से P का यूनिट हो गया एटीएम, V का यूनिट हो गया लीटर, N का यूनिट हो गया मोल, टेम्परेचर का यूनिट हो गया केल्विन। तो R का यूनिट क्या होता है ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। और R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.0821। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये बात सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। अगर आपने यहाँ पे अगर आपने 2 मोल्स के लिए लिया होता, या फिर अगर आपने प्रेशर को चेंज कर दिया होता, सपोज अब साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, प्रेशर को चेंज कर दिया, वॉल्यूम को चेंज किया, नंबर ऑफ मोल्स को भी चेंज किया, टेम्परेचर को भी चेंज किया, और डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स के लिया, बट आर की वैल्यू सेम ही आ रही थी। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। किसी भी कंट्री में कोई भी गैस ले, पीवी और एनटी का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट आता है। सर तो अगर आपने प्रेशर की वैल्यू चेंज की होती, अगर आपने एसटीपी पे नहीं लिया होता, सपोज आपने एसटीपी पे नहीं लिया होता, तो क्या आर की वैल्यू चेंज डिफरेंट आती? अगर आपने एसटीपी कंडीशन नहीं लिया होता, कोई और प्रेशर टेम्परेचर लिया होता, तो क्या आर की वैल्यू डिफरेंट आती? आंसर है नो। नो सर। तो हमने एसटीपी पे क्यों निकाला? फॉर सिंप्लिसिटी, कैलकुलेशन के लिए हमने एसटीपी पे निकाला, क्योंकि एसटीपी पे हमें मोलर वॉल्यूम पता होता है ना, अदर कंडीशंस पे मोलर वॉल्यूम नहीं पता होता हमें, बट एसटीपी पे पता होता है। तो यहाँ पे हमें एक एडवांटेज है कि एसटीपी पे हमें वॉल्यूम पता होता है। तो फॉर सिंप्लिसिटी वी हैव कैलकुलेटेड एट एसटीपी फॉर 1 मोल, बट अगर हम किसी और डिफरेंट कंडीशन पे करते तो भी आर की वैल्यू सेम ही आती। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट को? बताइए यस और नो। सर पर वो पे 8.1 Yes, sir. कैसे आता है वैल्यू? तो बता रहा हूं ना, अभी कंप्लीट हो गया क्या आज का सेशन? आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया? नहीं सर। एक साथ ही बता दूं सब कुछ? एक साथ ही बता दूं क्या? अभी फर्स्ट लिखा है ना मैंने, यहाँ पे इधर क्या लिखा है? फर्स्ट लिखा है ना। वेट फॉर दैट, हैव पेशेंस। सर 2 मिनट ऊपर कर लो, ऊपर का एक बार नोट कर लो। साथ में नोट करेंगे, जब मैं लिखता हूं साथ में नोट करेंगे, समझेंगे भी और नोट भी करेंगे। तो यहाँ पे एक नोट करके लिखना है, राइट नोट, ऑलवेज यूज R is equal to 0.0821 when using PV is equal to nRT। PV is equal to nRT जब हम लोग यूज करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, तो R की वैल्यू 0.08 रखना है। You do not have to put R is equal to 8.314। तो क्योंकि PV is equal to nRT में जो प्रेशर होता है, न्यूमेरिकल में प्रेशर किसमें दिया होता है? आपने कई सारे न्यूमेरिकल किए होंगे, प्रेशर किसमें दिया होता है? एटीएम में दिया होता है ना। क्या प्रेशर पास्कल में दिया होता है? फिजिक्स में पास्कल में दिया होता है, बट केमिस्ट्री में एटीएम में दिया होता है। तो आर की वैल्यू एटीएम में दिया होता है, तो एटीएम वाली प्रेशर की वैल्यू एटीएम में दिया होता है आपको, तो एटीएम वाला ही हम लोग यूनिट यूज करेंगे ना। क्या ये बात समझ में आ रहा है? अगर प्रेशर एटीएम में दिया हुआ है तो आर की वैल्यू भी एटीएम वाली यूज करेंगे हम लोग। क्लियर? तो PV is equal to nRT जब भी हम लोग यूज करेंगे तो R की वैल्यू 0.08 रखें, डू नॉट पुट 8.314। ओके, सेकेंड, तो R की वैल्यू आपकी थी PV अपॉन N इंटू T, R इज इक्वल टू PV बाई NT। तो SI यूनिट में क्या होगा? R की वैल्यू, R की वैल्यू SI यूनिट में क्या होगा? तो यूनिट ऑफ R इन SI, यूनिट ऑफ R इन SI, SI यूनिट क्या होगा? तो प्रेशर का आपका हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम इज मीटर क्यूब अपॉन नंबर ऑफ मोल, टेम्परेचर इज केल्विन। ये आपका कैंसिल हो जाएगा। सो न्यूटन मीटर दैट इज जूल अपॉन मोल इंटू केल्विन। तो जूल पर मोल केल्विन। तो R की डिफरेंट यूनिट क्या होगा? एक तो आपका R यूनिट हो गया था एटीएम, लीटर पर मोल पर केल्विन। सेकेंड यूनिट क्या हो गया? जूल पर केल्विन पर मोल। दिस इज सेकेंड यूनिट ऑफ R इन SI यूनिट। अगर SI यूनिट पूछा है तो आप बोलेंगे जूल पर मोल पर केल्विन। ओके, नाउ व्हाट विल वैल्यू ऑफ R इन SI सिस्टम? तो नंबर ऑफ मोल तो हमने 1 माना है, और कंडीशन कौन सा लिया? STP।
तो एचटीपी पे प्रेशर होता है 1 atm। तो यहां पे कितना रखेंगे हम लोग प्रेशर की वैल्यू? प्रेशर की वैल्यू कितना रखेंगे अगर हमें जूल पर मोल पर केल्विन में निकालना है? क्या हम लोग 1 atm रखेंगे? 1 atm को कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। 1 atm लास्ट क्लास में बताया था, 1 atm इज 101.325 इंटू 10 टू पावर 3 पास्कल। लास्ट क्लास में बताया था। 1 atm को एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए, 101.325 इंटू 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम कितना होगा? एचटीपी पे हमारा वॉल्यूम कितना है? एचटीपी पे वॉल्यूम है 22.4 लीटर। बट क्या लीटर एसआई यूनिट होता है? नहीं, इसको मीटर क्यूब में चेंज करना पड़ेगा। तो ये जाएगा 22.4 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम को हम यहाँ पे क्या रखेंगे? एसआई यूनिट में रखेंगे वॉल्यूम। तो प्रेशर आपका हो गया 101.325 इंटू 10 टू द पावर 3। वॉल्यूम हमने रख दिया एसआई यूनिट में 22.4 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल तो 1 लिया है, टेम्परेचर कितना लिया है? 273 केल्विन। अब इसको सॉल्व करके बताइए क्या आएगा। ये आपका कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व कीजिए और बताइए क्या आंसर आएगा। ऑल ऑफ यू सॉल्व दिस। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम हियर। यहां से आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये आर की सेकेंड वैल्यू आ गई। एसआई यूनिट में आर इज इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो ये आपका जो आर की वैल्यू है, ये हम लोग पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में नहीं रखेंगे। ये जो आर की वैल्यू है ये हम लोग यूज करेंगे यूज इन एनर्जी प्रॉब्लम्स। अगर कोई एनर्जी का प्रॉब्लम, एनर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो एनर्जी जनरली जूल्स में आता है, तो वहां पे हम लोग 8.314 रखेंगे। एंड अगर कोई वेलोसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है तो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में दिया होता है, तो वहां पे एसआई यूनिट रखेंगे। ओके, बट डू नॉट पुट आर इज इक्वल टू 8.314 इन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी बिकॉज प्रेशर इज जनरली गिवन इन एटीएम। इज इट क्लियर फ्रॉम हियर? आर की वैल्यू 8.314 कैसे आया? क्या सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट हम लोग कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे। ओके, नाउ राइट वन क्वेश्चन। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आर इन, फर्स्ट इज कैलोरी पर मोल पर केल्विन, कैलोरी पर मोल पर केल्विन। सेकेंड इज अर्ग पर मोल पर केल्विन, एंड थर्ड इज सेंटीमीटर ऑफ मर्करी मिलीलीटर पर मोल पर केल्विन। फाइंड इट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर इन कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो जूल में आपको गिवन है, कैलोरी में निकालना है, कितना आएगा बताइए? अप्रोक्सीमेटली 2 आएगा। ठीक है, 1 कैलोरी इज 4.18 जूल। जूल को कैलोरी में चेंज करना है, क्या करना पड़ेगा आपको? 4.18 से डिवाइड करना पड़ेगा। बताइए, क्या फर्स्ट क्वेश्चन सभी स्टूडेंट कर सकते हैं?
Can you solve first question? Yes or no? Value of R in calorie per mole per Kelvin. तो फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? सिंस वी नो दैट 1 कैलोरी इज 4.18 जूल, तो R इज इक्वल टू आपका 8.314 जूल है, तो 4.18 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा कैलोरी पर मोल पर केल्विन. So this will be approximate to 2 calorie per mole per Kelvin. What is physical significance? Per mole per Kelvin का मतलब अगर हमें 1 मोल गैस का 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करना है तो कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी बताइए? अगर हमें 1 मोल गैस को 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करना है तो 2 कैलोरी एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी. 2 कैलोरी की एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी. क्या ये बात समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को? नेक्स्ट वन इज अर्ग पर मोल केल्विन. अर्ग पर मोल केल्विन, तो अर्ग जूल और अर्ग में क्या रिलेशन होता है? 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ग. जूल आपका एसआई यूनिट होता है, अर्ग सीजीएस यूनिट होता है. तो आर की अभी हमने वैल्यू निकाला 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. तो अर्ग में क्या हो जाएगा? 8.314 इंटू 10 to the power 7 अर्ग पर मोल पर केल्विन हो जाएगा. बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? ये भी आपको मेमोराइज करना है. आर की 3 वैल्यूज आपको मेमोराइज रखना है. जो इंपॉर्टेंट वाले हैं उस पर मैं स्टार लगा देता हूं. एक तो ये आपको मेमोराइज करना है, ठीक है? ये भी आपको मेमोराइज करना है फॉर न्यूमेरिकल पर्पस, एंड दिस ऑल्सो यू हैव टू मेमोराइज. R is equal to 0.0821 based on unit. The value of R will differ. 0.0821 liter atmosphere per mole per Kelvin, 8.314 joule per mole per Kelvin, and 2 calorie per mole per Kelvin. Okay. थर्ड वन, थर्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे? थर्ड की वैल्यू बताइए. R की वैल्यू निकालना है सेंटीमीटर ऑफ मर्करी मिलीलीटर पर मोल पर केल्विन. वैल्यू ऑफ R इन थोड़ा सा ऊपर को दिखाऊं. वैल्यू ऑफ R इन सेंटीमीटर ऑफ मर्करी मिलीलीटर per mole per Kelvin. Find it. Can you find this? सॉल्व कीजिए तो बताइए क्या आंसर आएगा. नहीं बेटा 680 नहीं आएगा. ट्राई अगेन. मिलीलीटर में दिया हुआ है ना, 680 नहीं आएगा. $6.22 भी नहीं आएगा. एनीवन एल्स? 24 भी नहीं आएगा. देखो यहाँ पे प्रेशर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपका? 1 ATM दिया हुआ है, क्योंकि हमने एसटीपी पे निकालना है. आर की वैल्यू क्या है आपकी? आर का फॉर्मूला क्या बताया मैंने? पीवी अपॉन एनटी. और हमें निकालना है किस पे? 1 मोल गैस के लिए निकालना है, एसटीपी पे निकालना है. तो एन की वैल्यू तो 1 होगी. प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी? 1 ATM. बट यहाँ पे हमें यूनिट कौन सा रखना है? सेंटीमीटर ऑफ एच जी. 1 ATM इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर ऑफ एच जी? लास्ट क्लास में बताया था 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी. एंड वॉल्यूम कितना है आपका? मोलर वॉल्यूम. एसटीपी पे वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर.
तो इसको आपको मिलीलीटर में चेंज करना है, मिलीलीटर में चेंज करना है। तो कितना हो जाएगा 22.4 into 10 to the power 3 milliliter. N is 1, temperature is 273 Kelvin. So put these values, you will get the value of R. Now find it. फाइव पॉइंट 9 into 10⁻³ हाँ जी बताइए कितना है, 6.2 into 10⁻³ क्या आ रहा है आंसर? 6.2 into 10⁻³। अब तो वैल्यू पुट करना है ना। हाँ 6.2 into 10 to the power 3। अदर स्टूडेंट्स का क्या है आंसर? तो इसमें क्या करना है, आपको वैल्यू ही पुट करना है। P की वैल्यू 76 रख दिया इंटू 22.4 इंटू 10 to the power 3 डिवाइडेड बाई 1 इंटू टेम्परेचर इज 273। 22.4 सी 22.4 अपॉन 273 जो आप डिवाइड करेंगे तो इसके पहले कितना आया था ये वैल्यू 0.08 आया था ना, इसके पहले कैलकुलेट किया था 1/12 आता है ये। तो 76 अपॉन 12 इंटू 10 to the power 3 आ जाएगा आपका 6.3 इंटू 10 पावर 3 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी मिलीलीटर पर मोल पर केल्विन। क्लियर हो गया? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन लिख लेते हैं। R इज इक्वल टू R की जो वैल्यू होगी, फर्स्ट वैल्यू होगा 0.08 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, विच यू हैव टू मेमोराइज। सेकेंड वैल्यू क्या है, R is equal to 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल SI यूनिट में, एंड R is approximately 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। क्लियर? नाउ राइट वन क्वेश्चन, कैलकुलेट प्रेशर exerted by 48 gram of oxygen gas in a container of volume 8 liter at 27 degrees Celsius. Find it. प्रेशर आपको एटीएम में लाना है, यू हैव टू फाइंड द प्रेशर इन एटीएम। Find pressure in ATM. तो क्या करेंगे इसमें आप, what you will do, you have to use ideal gas equation। बात समझ में आ रहा है बेटा? PV is equal to nRT यूज करना है यहाँ पे। You have to find pressure,
तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nRT अपॉन V। नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा बेटा बताइए, मास गिवन अपॉन मोलर मास ऑफ O2 कितना होता है 32 इंटू R की कौन सी वैल्यू यूज करेंगे बेटा, हमारे पास 3 ऑप्शंस है, कौन सी वैल्यू यूज करेंगे 8.31 0.08 because the pressure is given in 80, we have to find pressure in ATM, so we will use the value of R in ATM। यहाँ पे कितना रख देंगे आप 1/12 रख सकते हैं या फिर 0.08 भी रख सकते हैं। 0.08 इंटू टेम्परेचर कितना हो जाएगा, टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन 300 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है आपका 8 लीटर। सॉल्व दिस, 16 से कट कर देंगे इसको, दिस विल बी 9/2 और 4.5 ATM। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बताइए क्लियर है। ये थोड़ा सा ऊपर करो ना। You will get 4.5 ATM। Okay, now write one more question. 12 gram of a gas, molar mass is 120, exerts a pressure of 1 atm at small t degree Celsius. When temperature increases by 10 degree Celsius, pressure increases by 10%. Calculate value of volume and temperature. Small t means degree Celsius में निकालना है आपको। All of you solve this. Find the value of volume and temperature. आंसर आया क्या किसी स्टूडेंट का? सर 2 मिनट। सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए और बताइए क्या आंसर आ रहा है।
सर वो m इक्वल टू 120 क्या है? मोलर मास ऑफ गैस। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मोलर मास भी चाहिए होगा ना। नहीं आया आंसर? क्या आंसर आएगा? स्मॉल टी की वैल्यू कितनी आ रही है? टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको। सी, यहां पे हमें आइडियल गैस इक्वेशन यूज करना है। इनिशियल प्रेशर आपका कितना दिया हुआ है? फर्स्ट कंडीशन में 1 atm, 1 atm। वॉल्यूम इज नॉट गिवन, तो हम लोग लेट वॉल्यूम इज कैपिटल V। नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? मास अपॉन मोलर मास। R की वैल्यू R ही देते हैं, इसको ऐसे ही रखते हैं। कैपिटल T, और यहाँ पे कैपिटल T इज इक्वल टू क्या होगा? कैपिटल T और स्मॉल t में क्या रिलेशन होगा? होगा क्या? T प्लस 273। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट वी कैन राइट? प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय 10%। तो P2 की वैल्यू कितनी होगी बताइए? इनिशियल 1 था, 10% इंक्रीज कर दिया, P2 की वैल्यू कितनी होगी? 1.1 इंटू V। मोलर आपका नंबर ऑफ मोल सेम ही होगा, बिकॉज हम लोग सेम गैस को 2 डिफरेंट कंडीशंस पे देख रहे हैं, 2 डिफरेंट कंडीशंस पे स्टडी किया है। तो क्या नंबर ऑफ मोल चेंज होगा? सेम गैस है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं चेंज होगा। R इंटू, देन इसके बाद फाइनल टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर इंक्रीज बाय 10 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन में कितना इंक्रीज होगा? 283 प्लस T। T प्लस 10 हो जाएगा, होगा या नहीं? ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि PV इज इक्वल टू nRT और टेम्परेचर केल्विन में ही लेना है, दैट्स व्हाई यहाँ पे हमने स्मॉल t नहीं लिखा है। अब हमें क्या करना है? वॉल्यूम एंड टेम्परेचर की वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे आप? फर्स्ट एंड सेकंड को डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम एंड वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 1.1। नंबर ऑफ मोल कैंसिल हो जाएगा, R कैंसिल हो जाएगा, T अपॉन T प्लस 10 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकते हैं? T इज इक्वल टू कितना आ गया? 100 केल्विन। इज इट क्लियर? बताइए, समझ में आ गया क्या? कैपिटल T की वैल्यू आपकी ये आ गई 100 केल्विन। तो स्मॉल t की वैल्यू कितनी होगी बेटा? कैपिटल T को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? T प्लस 273 इज इक्वल टू 100। स्मॉल t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस 173 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? तो आपको स्मॉल t की वैल्यू पूछा था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइनस 173। बताइए, समझ में आ गया? सर वो T प्लस 10 वाला समझा ही नहीं आ रहा तक। यहाँ पे क्या बोला है कि व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा? इनिशियल T था, फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा? T प्लस 10 होगा या नहीं? हाँ। ओके। और जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। ये कौन सा लॉ है? हमने 5 लॉ पढ़े हैं, उनमें से कौन सा लॉ है ये? अदर थिंग्स आर कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स इफ नंबर ऑफ मोल्स इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये कौन सा लॉ है? थर्ड लॉ पढ़ा है ना हमने लास्ट क्लास में, रिवाइज नहीं किया क्या? प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, थर्ड लॉ बताया था ना।
सर मैंने P1/T1 वाला फॉर्मूला लगाया था तो भी मेरा आंसर यही आया था। P1 अपॉन T1, हाँ वैसे भी कर सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। अब आइडियल गैस इक्वेशन कैसे आया है, उसी इक्वेशन से तो आया है, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, सो इफ यू विल इंक्रीज टेम्परेचर, सी वी आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो प्रेशर भी आपका इंक्रीज हो रहा है अगर नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम सेम है तो। दिस इज थर्ड लॉ। ओके, नाउ हाउ टू फाइंड वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना आएगा, स्मॉल टी की वैल्यू आ गई तो वॉल्यूम कितना होगा, कैपिटल टी की वैल्यू आप क्या करेंगे, पुट कर दीजिए किसी एक इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो अगर कैपिटल टी की वैल्यू पुट करेंगे तो कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ वी, फाइंड इट, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम बताइए कितना आएगा, वॉल्यूम कितना आएगा, प्रेशर आपका एटीएम में गिवन है, सो पुट कैपिटल टी इन इक्वेशन 1, so 1 into V is equal to number of moles is 0.1, 12 upon 120 किया, 0.1 into R की कौन सी वैल्यू रखेंगे 0.08 into टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है, वी हैव फाइंड, अभी हमने फाइंड किया 100 हो गई, तो V की वैल्यू नहीं निकाल सकते आप, 0.8 लीटर हो जाएगा, और ml में कितना हो जाएगा 800 ml। बताइए समझ में आ रहा है क्या। Okay, now see next topic, ideal gas equation in terms of density, आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। तो कभी कभी क्या होता है आपको, जैसे सपोज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आप इक्वेशन यूज कर रहे हैं, so, अभी हमने यूज किया थोड़ी देर पहले, तो आपको क्या होगा, टेम्परेचर गिवन होगा, प्रेशर गिवन होगा, नंबर ऑफ मोल्स गिवन होगा, और आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा, बट कभी कभी आपको डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए बोलता है, सो वी विल चेंज दिस पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। सो डेंसिटी के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, ideal gas equation in terms of density. So since we know that PV is equal to nRT, number of moles को क्या लिखते हैं, mass upon molar mass, और density is equal to क्या होता है बेटा, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, weight upon volume into RT upon molar mass लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं। और weight upon volume क्या होता है, weight upon volume क्या होता है, density होता है, density को ये सिंबल रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका P इज इक्वल टू रो आर टी अपॉन मोलर मास। सो व्हाट विल बी फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, P इंटू M PM बाई आर टी। होगा या नहीं, बताइए, इज इट क्लियर। यस सर। फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस इन टर्म्स ऑफ M क्या है यहाँ पे, व्हाट इज M मोलर मास ऑफ गैस। तो अगर आपको प्रेशर गिवन है, टेम्परेचर गिवन है एंड गैस आपको पता है, तो क्या आप डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉपी दिस इक्वेशन, कॉपी कीजिए, दिस इज डेंसिटी। Now write one question, calculate density of CO2 gas at HTP. Calculate density of CO2 gas at HTP. All of you find this.
हाँ गुड, 1.9 इज करेक्ट, 1.9 इज करेक्ट. अदर स्टूडेंट्स, अदर स्टूडेंट्स का क्या आंसर आ रहा है? सो डेंसिटी इज इक्वल टू पीएम अपॉन आरटी. सर 2.1. एचटीपी पे प्रेशर कितना होता है? 1. मोलर मास ऑफ CO2 कितना होगा? 44. राइट. आर की वैल्यू कितना रखेंगे? 0.0821. टेम्परेचर कितना आपका? 273. इसको आप सॉल्व करेंगे, 0.08 को 273 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 22.4. अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 ग्राम पर लीटर. 2 ग्राम पर लीटर इज द करेक्ट आंसर. क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके. नाउ सी, यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला लिखा है डेंसिटी इज इक्वल टू पीएम बाई आरटी, ये जो आपका है ये इक्वेशन आप सिंगल गैस के लिए यूज करेंगे. दिस इक्वेशन इज, यहाँ पे हम लोग स्टार करके लिख लेते हैं, दिस इज एप्लीकेबल फॉर सिंगल गैस, एप्लीकेबल फॉर सिंगल गैस, मतलब वन गैस के लिए अप्लाई करते हैं बेटा. अगर किसी कंटेनर के अंदर मिक्सचर ऑफ गैसेस है तो आप क्या करेंगे? क्या आपने एवरेज मोलर मास पढ़ा है? पढ़ाया गया क्या एवरेज मोलर मास? बी फेज में एवरेज मोलर मास पढ़ाया गया क्या? एवरेज मोलर मास पढ़ाया गया तुम लोग को? नो सर. नहीं पढ़ाया गया है. अच्छा, तो अभी फिलहाल के लिए मैं बता रहा हूं कि ये जो आपका इक्वेशन है ये सिंगल गैस के लिए अप्लाई होगा. जैसे यहाँ पे हमने CO2 गैस लिया है तो सिंगल गैस के लिए अप्लाई होगा. अगर आपके कंटेनर के अंदर मिक्सचर ऑफ गैसेस है तो फिर क्या करेंगे आप? हाँ, अगर कंटेनर के अंदर मोर देन वन गैसेस है तो क्या आप सेम इक्वेशन यूज करेंगे? नो सर. फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस का मतलब ये है, सपोज हमारा एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर N2 है, O2 है, CO2 है, CH4 है, मिक्सचर ऑफ 4 गैसेस है. N2 के नंबर ऑफ मोल्स गिवन है N1, O2 के मोल्स दिए N2, CO2 के N3 है, CH4 के N4 है. तो ऐसे केस में आप डेंसिटी कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे जो डेंसिटी का फॉर्मूला होगा P इंटू मोलर मास की जगह पे रखेंगे एवरेज मोलर मास, मतलब इन सभी गैसेस का एवरेज मोलर मास लेंगे. जब हम लोग सिंगल गैस ले रहे थे तो वहां पे मोलर मास किसका ले रहे थे? इंडिविजुअल मोलर मास ले रहे थे, क्योंकि यहाँ पे मिक्सचर ऑफ गैसेस है. अगर कंटेनर के अंदर मिक्सचर ऑफ गैसेस है तो हम इसका एवरेज मोलर मास यहाँ पे रखेंगे. और एवरेज मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? वैसे तो ये आपको मोल कॉन्सेप्ट बता दिया जाना चाहिए था, बट आपको नहीं बताया गया है. ठीक है, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ हाउ टू फाइंड. तो बताया तो क्यों? अभी मैंने पूछा ना एवरेज मोलर मास पता है कि नहीं. तो हाउ टू फाइंड एवरेज मोलर मास, देखिए एवरेज मोलर मास का क्या फॉर्मूला होता है बताइए? बताया गया है तो बताओ क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज मोलर मास होता है टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स.
अगर किसी कंटेनर के अंदर 4 गैसेस हैं तो उनका एवरेज मोलर मास कैसे निकालेंगे आप? एवरेज मोलर मास कैसे निकालेंगे? टोटल मास ऑफ गैस अपॉन टोटल मोल्स। क्योंकि देखो आपको नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मास गिवन अपॉन मोलर मास होता है ना। ये तो सिंगल गैस के लिए होता है। तो अगर मिक्सचर ऑफ गैस है तो मोलर मास इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? यहां से टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स लिख सकते हैं। बताइए समझ में आ रहा है या नहीं? क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? यस सर। तो क्या हम लोग एवरेज मास इज इक्वल टू एवरेज मोलर मास इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स लिख सकते हैं? टोटल मास ऑफ ऑल द गैसेस अपॉन टोटल मोल्स। और टोटल मास कैसे निकालोगे आप? टोटल मास, सपोज आपके 3 गैसेस, यहाँ पे 4 गैसेस है, तो टोटल मास कितना होगा? मास ऑफ N2, मास ऑफ O2, मास ऑफ CO2, मास ऑफ CH4, इजंट इट? अपॉन टोटल मोल्स कितना होगा? N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4। ठीक है। अब वेट का फॉर्मूला क्या होगा? क्या हम लोग वेट ऑफ N2 को मोल्स के टर्म्स में कैसे लिखेंगे? N1 इंटू मोलर मास ऑफ N2 लिख सकते हैं। M1 क्या है? इंडिविजुअल मोलर मास है। क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो वेट इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास। यहाँ पे M1 क्या है? इंडिविजुअल मोलर मास है। M1 क्या है? मोलर मास ऑफ N2। कैपिटल M2 क्या होगा? मोलर मास ऑफ O2 एंड सो ऑन। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? W2 को क्या लिखेंगे? N2 इंटू M2। W3 को क्या लिखेंगे? N3 इंटू M3। W4 क्या हो जाएगा? N4 इंटू M4 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4, इजंट इट? होगा या नहीं? तो इसका मतलब एवरेज मोलर मास, अगर किसी कंटेनर के अंदर मिक्सचर ऑफ गैसेस है तो उनका एवरेज मोलर मास निकालने का तरीका होता है समेशन ऑफ MI अपॉन समेशन ऑफ Ni। लिख सकते हैं? दिस इज जनरल फॉर्मूला। समेशन का मतलब सम। तो इंडिविजुअल मोलर मास को नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करेंगे और इन सबका सम लेंगे तो ये जाएगा टोटल मास, और टोटल मास को टोटल मोल से डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज मोलर मास निकल जाएगा। बताइए समझ में आ रहा है? यस और नो करके जल्दी से बताइए। टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स हो जाएगा एवरेज मोलर मास। सो यू हैव टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला। ओके, समेशन ऑफ Mi इंटू Ni अपॉन Ni। और ये जो M1 M2 है ये इंडिविजुअल मोलर मास है। ओके, तो सपोज हमने एक क्वेश्चन करते हैं, एक कंटेनर ले लेते हैं और इस कंटेनर में आपका 1 मोल O2 है, 1 मोल O2 है एंड 2 मोल N2 है। सो व्हाट विल बी एवरेज मोलर मास? कैन यू फाइंड एवरेज मोलर मास? बताइए क्या आएगा एवरेज मोलर मास? यूज दिस फॉर्मूला एंड फाइंड आउट। तो एक कंटेनर के अंदर आपका 1 मोल O2 है एंड 2 मोल N2 है। सो व्हाट विल बी एवरेज मोलर मास? टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। 88। ओके, 29 इज करेक्ट। तो यहां पे आप क्या कर देंगे? एवरेज मोलर मास 1 इंटू 32 प्लस 2 इंटू नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होगा? 28 डिवाइड बाय टोटल मोल्स कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 29.33। तो अब इसमें एक फॉर्मूला होता है, कॉन्सेप्ट ये है कि जो एवरेज मोलर मास होता है वो हमेशा हैवियर जो गैस है उसके मोलर मास से कम होता है और लाइटर गैस के मोलर मास से ज्यादा होता है। बताइए क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं? जैसे यहां पे देखिए आपके पास 2 गैसेस हैं, लाइटर गैस कौन सा है इनमें से? लाइटर गैस कौन सा है जिसका मोलर मास कम है? N2। और हैवियर गैस कौन सा है?
O2। तो क्या एवरेज मोलर मास हमेशा, ये कॉन्सेप्ट है कि एवरेज मोलर मास लाइटर गैस के मोलर मास से ज्यादा होता है और हैवियर गैस के मोलर मास से कम होता है। तो 28 से 32 के बीच में आना चाहिए आंसर, और वही आ रहा है। क्या ये बात समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूं यहाँ पे? तो सपोज आपको ऑप्शंस दिया होता है ए बी सी डी करके, और ऑप्शन होता है 27, 33, 30 एंड 29.33। तो क्या इस क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने की जरूरत थी या डायरेक्ट कर सकते थे आप? डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट करते थे। 28 से 32 के बीच में आएगा। तो 28 से 32 के बीच में कौन सा ऑप्शन आ रहा है? सी और डी। 28 से 32 के, तो सी एंड डी आ रहा है। अब सी एंड सी कब होगा? सी क्या है? 28 और 32 का एवरेज है ना। बताइए 28 और 30 का एवरेज कितना आएगा? 28 और 32 का, 28 और 32 का अगर आप एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा? बताइए। 30। 30 आएगा ना। तो एवरेज कब आता है? अगर आपने सपोज इक्वल मोल्स लिए होते दोनों के, अगर सपोज हमने 1 मोल O2 लिया होता और 1 मोल N2 लिया होता, तो आपका एवरेज मोलर मास आता, इक्वल मोल्स लिए होते तो आपका आता 30 आता। बट क्या यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स दोनों के इक्वल है? नो सर। बताइए। नहीं। तो किसके मोल्स ज्यादा है? N2 के मोल्स ज्यादा है। तो N2 के जो आपका मोलर मास होगा, एवरेज मोलर मास होगा, वो 30 से हैवियर गैस के बीच में होगा। 30 तो एवरेज है, और एवरेज कब आता है? जब दोनों के इक्वल मोल्स लेते। बट यहाँ पे अनइक्वल मोल्स है, तो जिसके ज्यादा मोल्स है एवरेज से 32 के बीच में आएगा आंसर। तो एवरेज से 32 के बीच में आपका, दैट मीन्स 30 से 32 के रेंज में कौन सा आंसर आ रहा है आपका? 30 से 32 के बीच में आना चाहिए आंसर। ठीक है सर आप उल्टा बोल दिए क्या? सर 28 से यहाँ 1 मिनट, 1 मोल N2 का है और 2 मोल, हाँ 2 मोल्स N2 के हो गए। ठीक है। नहीं, हैवियर गैस कौन सा? O2 है ना। तो हैवियर की तरफ होगा। तो हैवियर गैस O2 है आपका, बट मोल्स किसके ज्यादा है? N2 के। तो मोल्स N2 के ज्यादा ना, तो मोल्स आपका 28 से 30 के बीच में आएगा आंसर। तो यहाँ पे आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेंगे? 29.33 करेक्ट। समझ में आ गया? बताइए सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है ये? हाउ टू फाइंड एवरेज मोलर मास, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर वो हेवियर और लाइटर गैस कैसे पता करते हैं? हैवियर का मतलब जिसका मोलर मास ज्यादा है, और लाइटर का मतलब जिसका मोलर मास कम है। ठीक है। ओके। नाउ राइट वन मोर क्वेश्चन। कैलकुलेट density of a mixture of CO and CO2 at 2 atm pressure and 127 degree Celsius temperature is 2 gram per liter. Calculate percent of CO in the mixture. This is advanced type question. Take R is equal to 0.08. Try to solve this question. Density of a mixture of CO and CO2 at 2 atm pressure and 127 degree Celsius is 2 gram per liter. Calculate percentage of CO in the mixture. Percent of CO means मोल परसेंट की बात कर रहा है, मोल परसेंट। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट को? यस और नो करके बताइए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्या वॉइस आ रहा है क्या? हाँ सर। यस सर।
Sir, show the question. सर क्वेश्चन दिखाइए ना। सर क्वेश्चन बताइए। हाँ, स्क्रीन दिखाई दे रहा है सभी को? आर गेटिंग स्क्रीन? Yes. हाँ, आवाज आ रहा है सभी को? Yes, sir. फाइंड कीजिए। अगर कभी डिस्कनेक्ट होता है तो आपको लीव नहीं करना है, नेट की प्रॉब्लम हो सकती है। समझ में आ रहा है बात? So you have to find mole percent of CO in the mixture. तो मिक्सचर ऑफ गैस बोला है, तो ये आपका क्या दिया हुआ है? एवरेज मोलर मास दिया हुआ है या फिर इंडिविजुअल मोलर मास दिया हुआ है? बताइए। एवरेज। एवरेज दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा? डेंसिटी इज इक्वल टू, हाँ, फॉर्मूला यूज करेंगे डेंसिटी इज इक्वल टू पी एम एवरेज अपॉन आर टी, राइट? प्रेशर कितना है? 2। एवरेज मोलर मास ये हमें फाइंड आउट करना है। आर की वैल्यू कितनी होगी? 0.08। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? केल्विन में कितना हो जाएगा? 400। तो बताइए यहाँ पे एवरेज मोलर मास कितना आएगा? डेंसिटी आपको 2 गिवन है, फाइंड इट एवरेज मोलर मास। 3.2। बोलो। हाँ, कितना आ रहा है? 3.2। नो, 3.2। 3.2 नहीं होगा बेटा, 32 होगा। 3.2 मोलर मास कैसे हो सकता है? 32 ग्राम पर मोल। CO2 का मोलर मास कितना होता है बताइए? 44। और CO का मोलर मास कितना होता है? 28। तो क्या एवरेज मोलर मास 3.2 आएगा? अभी क्या सिखाया मैंने? अभी क्या नहीं सर, बताया मैंने? 0 का प्रॉब्लम हो गया। मैंने ये बोला कि 28 से 44 के बीच में आएगा। 3.2 28 से 44 के बीच में आता है, तो हो ही नहीं सकता ना बेटा। तो इसमें क्या हो जाएगा? एवरेज मोलर मास आपका 32 आ गया। नाउ हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन? परसेंट ऑफ सीओ कैसे निकालेंगे बताइए? एनी आइडिया? परसेंट ऑफ कैसे निकालेंगे बेटा? Mass of CO upon total mass into 100. मोल परसेंट बोला है, मास नहीं, मोल परसेंट बोला है। मोल परसेंट की बात किया है वहां।
तो एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला निकाल दीजिए ना। एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे। अभी बताया ना एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला आप यूज कर दो यहाँ पे। बताइए यहाँ तक समझ में आ गया सभी को एवरेज मोलर मास 32 कैसे आया? क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम है? कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये समझ में नहीं आया? 36 आएगा ना? नहीं 32 आएगा, आप सॉल्व करके देख लीजिए, इसको 32 आएगा। ठीक है, तो परसेंट ऑफ सीओ कैसे निकालोगे? मीन्स आपको मिक्सचर में सीओ का परसेंट कितना है ये बताया आपको, मोल परसेंट कितना है। तो हमारे पास 2 गैसेस है, एक सीओ है दूसरा CO2 है। ठीक है, और प्रेशर दिया हुआ है आपको, टेम्परेचर दिया हुआ है, एवरेज मोलर मास आपको डेंसिटी गिवन था, तो आपको निकालना था परसेंट ऑफ हाउ मच परसेंट ऑफ सीओ इज प्रेजेंट इन द मिक्सचर। तो हम लोग क्या करेंगे, एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला यूज कर लेंगे यहाँ पे। तो एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला क्या था? N1 प्लस टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। बताइए, क्लियर? 32 है और N1 कितना है? N1 कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है। N1 इंटू मोलर मास हेलो सर, सर का आवाज आ रहा है किसी को? नहीं। लेफ्ट हो गया। हेलो, आर गेटिंग वॉइस? यस सर। ओके, सो 32 इज इक्वल टू क्या कर दिया आपने? N1 इंटू M1 कितना हो गया? 28 प्लस N2 इंटू मोलर मास ऑफ CO2 44 अपॉन N1 प्लस N2 कर दिया आपने। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है? N1 अपॉन N1 प्लस N2 इंटू 100 करना है, होल परसेंट निकालना है। ठीक है, तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करके 32 N1 प्लस 32 N2 इज इक्वल टू 28 N1 प्लस 44 N2। बेटा यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर। ये कितना हो जाएगा आपका? 4N1 इज इक्वल टू N2 के टर्म्स में कितना लिख सकते हैं आप? 12 N2। 12N2। तो N1 और N2 का रेशियो कितना आ जाएगा बेटा? 3:1 हो जाएगा। 3:1 हो जाएगा। तो परसेंट ऑफ सीओ कितना होगा? 1 को हमने सीओ माना है, बताइए परसेंट ऑफ सीओ कितना होगा? परसेंट ऑफ कितना हो जाएगा? 75 एंड परसेंट ऑफ CO2 कितना हो जाएगा? 25। राइट, क्लियर? तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 3 प्लस 1 इंटू 100 दैट इज 75%। क्लियर? तो परसेंट ऑफ CO2 अगर आपसे पूछा होता बेटा तो क्या होता? 25%।
नाउ टेल मी कितने स्टूडेंट्स को ये समझ में आ गया एडवांस का प्रॉब्लम? क्या सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया? चेक कर लीजिए एक बार। एक बार चेक कर लीजिए, समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को? किसी को प्रॉब्लम है क्या? ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर स्टार्ट करेंगे। तो हमने गैस लॉस कंप्लीट कर लिया, आइडियल गैस इक्वेशन कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे आइडियल गैस इक्वेशन का, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है सर। ओके, तो आपको क्या होमवर्क आपको क्या करना है? होमवर्क आपका है, यू हैव टू रिवाइज वट एवर वी हैव studied today. You have to revise all and you have to memorize all the formulas. Okay, ओके सर। revise today's lecture and memorize all formulas. That is homework for today. ओके सर। Okay, that's all for today. See you in the next class. बाय सर। थैंक यू सर। Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. बाय Thank you, sir.